नमस्कार, जय हिंद। आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग अमेरिका के चुनाव के टॉपिक को कंटिन्यू करने वाले हैं। देखिए, अमेरिका के अंदर किसी भी व्यक्ति को चुनाव लड़ने के लिए कम से कम 35 वर्ष का होना ज़रूरी है। इससे अगर कम का व्यक्ति होगा तो चुनाव नहीं लड़ सकता है। और एक और बात है कि वो जो व्यक्ति है वो उसका जन्म अमेरिका के अंदर ही होना चाहिए। अगर कोई ब्रिटेन का आदमी है और वो अमेरिका के अंदर आके नागरिकता भी ले लिया है तब भी वो राष्ट्रपति का चुनाव नहीं लड़ सकता है, क्योंकि उसका जन्म अमेरिका के अंदर नहीं हुआ है। और एक और बात है, अगर वो उसका अमेरिका में जन्म हो भी गया है तो उसको 14 साल, कम से कम 14 साल अमेरिका के अंदर रहना होगा। उसके बाद ही वो राष्ट्रपति के चुनाव को लड़ने के लिए एलिजिबल है। मान लीजिए कोई बच्चा है, वो न्यूयॉर्क के अंदर पैदा हुआ और जन्म लेने के बाद वो चला गया डरबन, तो डरबन साउथ अफ्रीका के अंदर आ गया और वो बचपन से लेकर के अपनी मिडिल एज तक, यानी कि एडल्ट होने तक वो डरबन के अंदर ही रहा है। वहीं पे पढ़ा लिखा है, वहीं पे उसका शादी विवाह हुआ है। और जब वो 35 साल से ज़्यादा का होगा तो वो अमेरिका के अंदर आके अगर कहेगा कि मेरा जन्म अमेरिका के अंदर हुआ है, मेरे पास ये राइट है कि मैं प्रेसिडेंट का इलेक्शन लड़ सकता हूँ, तो ये गलत है, क्योंकि उसको कम से कम 14 साल अमेरिका के अंदर रहना होगा। देखिए, इलेक्शन मुख्यतः दो भाग के होते हैं। एक होता है डायरेक्ट इलेक्शन, जिसे हम कहते हैं प्रत्यक्ष चुनाव, और एक होता है इनडायरेक्ट इलेक्शन, जिसे हम कहते हैं अप्रत्यक्ष चुनाव। डायरेक्ट इलेक्शन के अंदर सीधा जनता वोट करती है, यानी कि पीपल, जो भी लोग रह रहे हैं देश के अंदर। और इनडायरेक्ट इलेक्शन के अंदर जनता वोट नहीं करती है। ठीक है, अब आपको एक बात चौंकने जैसी लगेगी कि अमेरिका के अंदर जो प्रेसिडेंट का इलेक्शन होता है वो इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है, उसके अंदर जनता वोट नहीं करती, आम जनता वोट नहीं करती है प्रेसिडेंट के इलेक्शन में। देखिए, भारत के अंदर जब लोकसभा का चुनाव होता है तब हम उसे यह भी कह सकते हैं कि पीएम का चुनाव हो रहा है। और अगर आप यह कहेंगे कि भारत के अंदर लोकसभा का चुनाव डायरेक्ट होता है, यानी कि लोकसभा का चुनाव डायरेक्ट इलेक्शन में आता है, ये सही है, क्योंकि हम सांसद डायरेक्ट अपने वोट करके उसे जिताते हैं। पर अगर आप देखेंगे पीएम का, तो पीएम को हम नहीं जिताते हैं। अगर हमने सरकार को बहुमत दे दी, अगर हमने 245 से ज़्यादा सीट दे दी, 245 नहीं, कोई 271 सीट है, 271 से ज़्यादा सीट दे दी तो सरकार बहुमत में आ जाएगी। तो जो पार्टी है वो बहुमत के अंदर आ जाएगी और उसके बाद उस पार्टी की सरकार बनेगी। और उस पार्टी के अंदर सरकार कैसे बनेगी? उस पार्टी के जितने भी लोग होंगे जो कि अपनी टेरिटोरियल कंस्टिट्यूएंसी से जीत करके आए हैं, वो लोग पीएम के लिए इलेक्शन करेंगे। मान लीजिए कि हमारी एनडीए जो पार्टी है, गठबंधन है, ये जीत गई 2024 का इलेक्शन, एनडीए जीत गई। ठीक है, तो इलेक्शन के निर्णय आने के बाद एनडीए की एक समिट हुई। उस समिट के अंदर ये हमने इलेक्ट किया, उस पार्टी के लोगों ने इलेक्ट किया कि किसको प्रधानमंत्री बनाना चाहिए। मान लीजिए कि पीएम बनने की रेस के अंदर आ गए। पहले तो हमारे सबसे पहले मोदी जी आएंगे, उसके बाद मान लीजिए अमित शाह आ गए, उसके बाद जेपी नड्डा आ गए। तो अब इन तीनों में से जिसको सबसे ज़्यादा वोट मिलेंगे वो बन जाएगा भारत का पीएम। अगर आप संवैधानिक रास्ता अपनाएंगे तो ये हिस्सा होता है। पर भारत की एक बेकार स्थिति क्या है कि भारत की कोई भी पार्टी पहले से ही ये कंफर्म कर देती है कि हमारी अगर पार्टी जीतेगी तो हम इसी आदमी को पीएम बनाएंगे। यानी कि आप दूसरे लोगों को चांस ही नहीं दे रहे हैं पीएम बनने का, बाकी सब लोगों को अपनी काबिलियत दर्शाने का आप मौका ही नहीं दे रहे हैं। ये गलत बात है। हालांकि भारत के अंदर अगर आप राष्ट्रपति का चुनाव देखेंगे, भारत का राष्ट्रपति, उसको भी कोई भी व्यक्ति चुन लेता है। कोई भी व्यक्ति मतलब जैसे कोई पार्टी अध्यक्ष है और पीएम है, वो दोनों अपनी मीटिंग थोड़ा बहुत करते हैं और उसमें सोच लेते हैं कि कौन बनेगा। ठीक है, कौन बनेगा करोड़पति। तो प्रेसिडेंट इलेक्शन देखते हैं अमेरिका के अंदर। देखिए, अमेरिका के अंदर जो प्रेसिडेंट इलेक्शन होता है ये एक इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है। और कैसे होता है तो मैं आपको समझाता हूँ। अमेरिका के जो आम नागरिक होती है वो वोट करती है इलेक्टोरल कॉलेज को। इलेक्टोरल कॉलेज क्या होता है? जैसे हमारे यहाँ एमपी होते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, जिसे हम हिंदी में सांसद कहते हैं, तो हम वोट करते हैं सांसद के लिए। उसी प्रकार से अमेरिका की जनता वोट करती है इलेक्टोरल कॉलेज के लिए। इलेक्टोरल कॉलेज
जितने भी सांसद खड़े हो रहे हैं राष्ट्रपति के अधीन, यानी कि राष्ट्रपति के जो उम्मीदवार खड़े हो रहे हैं, उन सबको मिला करके बनता है इलेक्टोरल कॉलेज। तो वहाँ की जनता इलेक्टोरल कॉलेज को वोट देती है। उसके बाद अगर किसी पार्टी को बहुमत मिल गई तो वहाँ की पार्टियाँ क्या करती हैं, वापस चुनाव करती हैं प्रेसिडेंट के लिए, और उसके बाद जो चुनाव के अंदर जीत जाता है वो बनता है अमेरिका का प्रेसिडेंट। अमेरिका के अंदर भारत जैसी कहानी है। अमेरिका के अंदर भी चुनाव से पहले ही लगभग ये निर्णय हो जाता है कि अगर हमारी सरकार बनेगी तो ये प्रेसिडेंट बनेंगे, अगर डेमोक्रेटिक की सरकार बनेगी तो हैरिस प्रेसिडेंट बनेगी। ये सब कुछ पहले से ही डिसाइड हो जाता है। ये तो मैंने आपको समझा दिया। अब देखते हैं पीएम इलेक्शन इन इंडिया, ये भी इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है। ये दोनों टॉपिक हम कवर कर लिए हैं। अब अमेरिका के प्रेसिडेंट के चुनाव का हम स्टेप 1 देखते हैं। अमेरिका का चुनाव काफ़ी ज़्यादा जटिल विषय है, कॉम्प्लेक्स विषय है, लंबा विषय है। 1 से 1.5 साल लग जाते हैं अमेरिका के चुनाव होने में और उसके रिजल्ट आने के अंदर। ठीक, देखिए 2024 के नवंबर के अंदर अभी 2024 के नवंबर के अंदर आए हैं अमेरिका के रिज़ल्ट, इलेक्शन रिज़ल्ट। तो इसकी 1.5 साल पहले, एक मतलब 2023 के नवंबर में हो गया 1 साल पीछे, और नवंबर से 6 महीना पीछे जाइए, उस समय से चालू हो जाता है अमेरिका के अंदर चुनाव लड़ने का समय। उस टाइम से चुनाव लड़ने की विधि विधान शुरू हो जाते हैं। ये मार्च, अप्रैल या मई का लगभग समय होता है। ठीक है, तो देखिए ये मार्च, अप्रैल और मई, इन तीनों महीने के अंदर अमेरिका के जो बड़े बड़े नेता होते हैं वो ये अनाउंसमेंट करते हैं कि हम प्रेसिडेंट बनना चाहते हैं। हम प्रेसिडेंट बनने की अनाउंसमेंट करते हैं, प्रेसिडेंट के चुनाव लड़ने की अनाउंसमेंट करते हैं, और इस अनाउंसमेंट को हम कहते हैं अनाउंसमेंट ऑफ इंटेंशन। ठीक, इसके अंदर लगभग 25 से 50 लोग अनाउंसमेंट ऑफ इंटेंशन करते हैं। काफ़ी छोटा टॉपिक था, ख़त्म हो गया। स्टेप 2 देखिए, प्रेसिडेंटियल नॉमिनेशन कन्वेंशन। ये क्या है, क्यों कराई जाती है? देखिए अमेरिका के अंदर किसी एक पार्टी से ही बहुत सारे लोग कह देते हैं कि हम राष्ट्रपति बनना चाहते हैं। मान लीजिए अभी रिपब्लिकन पार्टी के डोनाल्ड ट्रंप हैं, तो डोनाल्ड ट्रंप के साथ और भी कुछ लोग खड़े होकर बोल दिए कि हम भी प्रेसिडेंट बनना चाहते हैं। अब क्या होगा, अब तो पार्टी के अंदर ही झगड़े हो जाएंगे, पार्टी हो सकता है अलग हो जाएगी। जिस प्रकार कांग्रेस पहले अलग हो गई थी एक्सट्रीमिस्ट्स और मॉडरेट्स के अंदर, उसके बाद एक और भाग निकल गया मुस्लिम लीग का, जिन्ना सामने ले गए। तो उस प्रकार से अगर किसी भी पार्टी के अंदर बंटवारे हो गए तब तो देश की स्थिति सही नहीं रह पाएगी। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, प्रेसिडेंटियल नॉमिनल कन्वेंशन। इसको मैं और आगे लंबा समझाता हूँ तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। एक और बात, जैसे हम लोग अपने जो हमारी गवर्नमेंट है उसको पार्लियामेंट बोलते हैं, मतलब हमारा जो ग्राउंड है या आप कह सकते हो जो बिल्डिंग है जिसके अंदर लोकसभा और राज्यसभा आते हैं उसे हम पार्लियामेंट कहते हैं। उसी तरह अमेरिका के अंदर जो लोकसभा और राज्यसभा है, लोकसभा को लोग कहते हैं हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव और राज्यसभा को कहते हैं अमेरिकन लोग सेनेट। तो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव और सेनेट, इन दोनों को मिला के बनती है कांग्रेस। ये हमारी वाली पंजे वाली कांग्रेस नहीं है, वहाँ के पार्लियामेंट को ही कांग्रेस कहा जाता है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। स्टेप 2 देखिए, जैसा कि मैंने आपको बताया कि वहाँ पे एक ही पार्टी से बहुत सारे लोग कहते हैं कि हम इलेक्शन लड़ना चाहते हैं, हम राष्ट्रपति का इलेक्शन लड़ना चाहते हैं। तो अब किसी पार्टी के अंदर टूट ना हो जाए, इसीलिए हर डिस्ट्रिक्ट से 2 से 3 लोग नॉमिनेट होकर के जाते हैं कन्वेंशन के अंदर। ये जो कन्वेंशन है ये एक प्रकार की समिट है, एक प्रकार की मुलाकात है बहुत सारे लोगों की। तो देखिए हर डिस्ट्रिक्ट में से 2 से 3 लोग जो है इस प्रेसिडेंटियल नॉमिनेशन कन्वेंशन के अंदर जाते हैं, और उसके बाद हर डिस्ट्रिक्ट में से जो आए 2 से 3 लोग हैं वो लोग जितने भी लोग प्रेसिडेंट बनना चाहते हैं उनके लिए वोट करते हैं, और जिसको सबसे ज़्यादा वोट मिल जाता है वो उस पार्टी का एक अकेला उम्मीदवार होता है राष्ट्रपति बनने के लिए। उम्मीद है इतने स्पष्ट शब्दों में तो आपको पूरा अच्छे समझ में आ गया होगा। तो अब जिन लोगों को हमको आगे नॉमिनेशन कन्वेंशन के अंदर भेजना है उसको हम लोग इलेक्ट करते हैं। इलेक्ट नहीं, आप सिलेक्ट भी कह सकते हैं। तो हम सिलेक्ट करते हैं, और सिलेक्ट करने के भी 2 रास्ते हैं, एक है प्राइमरीज और एक है कॉकसेस।
तो प्राइमरीज और कॉकसेस, इन दोनों को समझने से पहले एक बार ये भी जान लीजिए कि भारत के अंदर राष्ट्रपति कैसे चुना जाता है। भारत के अंदर बहुत कहा जाता है ना कि भारत का राष्ट्रपति का चुनाव अप्रत्यक्ष होता है, पर भारत की सभी विधानसभा के अंदर उसकी वोटिंग होती है, फिर संसद के अंदर वोट करते हैं राष्ट्रपति के चुनाव के लिए। ये बस कहने की बातें हैं, ये संवैधानिक बातें हैं। आपको सच बताऊं तो जो पार्टी सत्ता के अंदर है उसी पार्टी का राष्ट्रपति बनेगा। ये है पहला सच जो कि आपको कोई नहीं बताएगा। दूसरा सच, भारत के कुछ बड़े नेता, मतलब जो विनिंग पार्टी है उसके कुछ बड़े नेता जो कि पार्टी अध्यक्ष हैं, वो लुटियन दिल्ली के किसी भी रेस्टोरेंट के अंदर मिलेंगे, एक छोटी सी मीटिंग रखेंगे, उसके अंदर चाय पीते पीते, खाना पीना खाते खाते ये डिसाइड कर लेंगे कि भारत का राष्ट्रपति किसको बनाना है। मैं दावे से कह सकता हूँ द्रौपदी मुर्मू के राष्ट्रपति बनने से पहले आप में से किसी ने द्रौपदी मुर्मू का नाम भी नहीं सुना होगा, हमने भी नहीं सुना था। पर और एक और काला सच, भारत की जो पार्टियां हैं वो ये बिल्कुल भी नहीं चाहती हैं कि भारत के अंदर दो लोग देश को चलाएं। भारत के अंदर पीएम के साथ साथ प्रेसिडेंट भी देश को चलाए। ये चाहते हैं कि पीएम के पास पूरी की पूरी ताकत रहे और प्रेसिडेंट बस नाम का रहे, इसके पास कोई ताकत ना हो। ये लोग पूरी शिद्दत से चाहते हैं कि प्रेसिडेंट बस हमारी सुने। सच बात बताऊं तो प्रेसिडेंट एक पीएम का पीए समान होता है। जो पीएम कहेगा वही प्रेसिडेंट करेगा, उसके अधीन कुछ नहीं करेगा। ये होता है प्रेसिडेंट भारत का। और अमेरिका का देखेंगे तो 1.5 साल तो भैया बस उसका इलेक्शन कराने में चला जाता है। आज तक किसी भी प्रेसिडेंट इम्पीचमेंट से नहीं हटा है। बताइए यहाँ पे कितना बेहतरीन चलता है। और हमारे यहाँ बस घोटाला पे घोटाला, कभी नीट का घोटाला, कभी कुछ। छोड़िए ये सब तो बात की बातें हैं। अब देखते हैं प्राइमरीज क्या होता है। हर स्टेट की सारे डिस्ट्रिक्ट में कुछ लोग चुने जाते हैं जो प्रेसिडेंट नॉमिनल कन्वेंशन में जाते हैं। ये स्टेट करता है। तो स्टेट क्या करता है, उस स्टेट के अंदर जितने भी डिस्ट्रिक्ट आते हैं उन डिस्ट्रिक्ट में से 1 या 2 व्यक्ति को सभी की राय से लेकर के चुनता है और उनको प्रेसिडेंट नॉमिनेशन कन्वेंशन के अंदर भेज देता है। और कॉकसेस देखते हैं तो कॉकसेस कराती है पार्टी अपने निजी स्तर के ऊपर छोटी छोटी मीटिंग कराती है। मतलब अगर डिस्ट्रिक्ट में से मान लीजिए 2 व्यक्तियों को जाना है तो हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर छोटी छोटी बैठकें होंगी पार्टी की, और उसके अंदर लोग स्पीचेस देंगे, डिस्कशन वगैरह होंगे, और उसके बाद उन 2 लोग को चुन लिया जाएगा जो कि PNC के अंदर जाएंगे, प्रेसिडेंट नॉमिनेशन कन्वेंशन। और प्राइमरीज और कॉकसेस के अंदर प्राइमरीज और कॉकसेस को मिला देने के बाद जितने भी लोग PNC के अंदर जाने वाले हैं उन PNC में जाने वाले लोगों को हम नॉमिनीज कहते हैं, यानी कि नॉमिनेट हो गए हैं वहाँ PNC में जाने के लिए। ये प्राइमरीज और कॉकसेस का समय भी काफ़ी लंबा होता है। जून 2023 से लेकर के जून 2024 तक, एक पूरे साल तक ये पूरी क्रिया चलती रहती है। जुलाई से लेकर के सितंबर के बीच में सभी पार्टी अपना PNC करा लेती हैं, और PNC करने के बाद सभी पार्टियों को अपना एक उम्मीदवार मिल जाता है जो कि प्रेसिडेंट के इलेक्शन के लिए खड़ा होगा। और जब हमारे प्रेसिडेंट साहब खड़े हो जाते हैं, यानी कि उनको इलेक्ट कर लिया जाता है PNC के बाद, तो वो एक स्पीच लेते हैं जिसको हम कहते हैं एक्सेप्टेंस स्पीच। इस एक्सेप्टेंस स्पीच का मतलब ही यही होता है कि जो हमारे प्रेसिडेंट साहब है वो एक्सेप्ट कर रहे हैं कि वो प्रेसिडेंट के लिए पूरी श्रद्धा भावना से इलेक्शन लड़ेंगे, ठीक। और कई बार देखिए क्या हो जाता है कि PNC के अंदर कोई भी एक को इलेक्शन करने के बाद रिजल्ट ही नहीं आता है, उसका एक व्यक्ति को पूर्ण बहुमत नहीं मिल पाती है, तो जो उस समय इलेक्शन हुआ रहता है, जो कि असफल हुआ रहता है, उस असफल इलेक्शन को ही हम कहते हैं ब्रोकर कमेटी, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए, जो किसी भी डिस्ट्रिक्ट से जो भी नॉमिनीज़ आए थे, उन नॉमिनीज़ के ऊपर वहाँ की जनता का यह दबाव था कि
आप यहाँ से, हम आपको भेज रहे हैं यहाँ से वहाँ पे पीएनसी में बैठने के लिए, तो आप जब पीएनसी के अंदर वोटिंग करेंगे तो इसी आदमी को वोट कीजिएगा या एक्स आदमी को वोट कीजिएगा। तो अब नॉमिनीज़ के ऊपर भी ये दबाव है कि उनको एक्स को ही वोट करना है, क्योंकि वो शपथ लिए है ना सबके सामने। तो अब जब ब्रोकर कमेटी के अंदर कोई भी रिजल्ट नहीं निकला है, यानी कि वो एक्स को कितना भी वोट दे दे, रिजल्ट नहीं निकलने वाला है, उसके बाद हम कराते हैं फ्री राउंड। फ्री राउंड के अंदर किसी भी नॉमिनी के ऊपर यह दबाव नहीं होता कि उनको मास्टर एक्स को ही वोट देना है, वो किसी को भी वोट दे सकते हैं अपनी इच्छा से। अब इनके ये दबाव मुक्त हो जाते हैं, और जब इलेक्टेड प्रेसिडेंट हो जाएगा वो एक्सेप्टेंस स्पीच देगा। ये हो गया हमारा प्राइमरीज और कॉकसेस और प्रेसिडेंट नॉमिनेशन कन्वेंशन पूरा ख़त्म हो गया। अब हम समझते हैं प्रचार का समय। अमेरिका के इलेक्शन के अंदर जब जनता चुनाव दे रही होती है इलेक्टोरल कॉलेज के लिए, तो बाहर नेता लोग अपना प्रचार जारी रखते हैं। और प्रचार मतलब कोई व्यक्ति वोट देने जा रहा है तो रास्ते में ही वो देखेगा कोई प्रचार कर रहा है, तो इससे अट्रैक्शन ज़्यादा होता है। जबकि हमारे यहाँ इलेक्शन से एक दिन पहले प्रचार पूरे के तरीके से बंद कर देना है। अगर कोई बैनर भी है उसको भी हटा लेना है, ठीक। तो सितंबर से नवंबर की बिगिनिंग मतलब शुरुआत तक, नवंबर की शुरुआत तक चुनाव प्रचार अमेरिका का होता रहता है। देखिए 1804 के अंदर एक संविधान संशोधन हुआ था अमेरिका के अंदर, जो कि 12वां संविधान संशोधन था। इस संविधान संशोधन के बाद ये फिक्स कर दिया गया था कि जो प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट होंगे ये दोनों एक ही पार्टी से होने चाहिए। क्योंकि एक बार क्या हुआ था कि प्रेसिडेंट हो गया डेमोक्रेटिक का और वाइस प्रेसिडेंट हो गया रिपब्लिकन का, तो दोनों की एक दूसरे में बिल्कुल नहीं जमती थी, दोनों को साथ में काम करना है, नहीं जमती थी, इसलिए सरकार उस समय सही से नहीं काम कर पा रही थी। तो उसके बाद संविधान संशोधन कर दिया गया, जो कि 12वां संविधान संशोधन था, ठीक है। और चुनाव प्रचार के समय में जितने भी बड़े बड़े नेता होते हैं वो अपने कैंपेन करते हैं। इस कैंपेन के अंदर एक मुख्य भाग होता है डिबेट का। डिबेट, अब देखिए अमेरिका के अंदर दो मुख्य पार्टी हैं, एक है डेमोक्रेटिक पार्टी, एक है रिपब्लिकन पार्टी। डेमोक्रेटिक पार्टी के प्रमुख नेता के अंदर आते हैं कमला हैरिस और जो बाइडेन, जबकि रिपब्लिकन पार्टी के कुछ प्रमुख नेता के अंदर आते हैं डोनाल्ड ट्रंप और बराक ओबामा, ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। तो अब रिपब्लिकन पार्टी और डेमोक्रेटिक पार्टी ये दोनों साथ में एक कमीशन बनाती है जिसका नाम था कमीशन ऑन प्रेसिडेंशियल डिबेट्स। वहाँ के दो मुख्य अपोजिट पार्टियाँ एक दूसरे के साथ मिलकर के भी काम करती हैं। भारत के अंदर ऐसा कुछ नहीं होता है। भारत के अंदर मतलब भारत की सरकार का बस यही काम है कि सामने वाली पार्टी को गालियाँ देना, पर यहाँ पे ऐसा नहीं होता है। यहाँ पे क्या होता है कि अगर रिपब्लिकन पार्टी और डेमोक्रेटिक पार्टी दोनों जन मिल के काम कर रहे हैं, और मिल के किस लिए काम करते हैं, जनता के लिए काम कर रहे हैं। इन दोनों ने 1987 के अंदर एक कमीशन बनाई जिसका नाम था कमीशन ऑन प्रेसिडेंशियल डिबेट। इलेक्शन के पहले ये कमीशन अपनी डिबेट कराती है। प्रेसिडेंट की 3 डिबेट होती है और वाइस प्रेसिडेंट की एक ही डिबेट होती है, ठीक। इससे जो हमारी जनता होती है उसको भी ज़्यादा आइडिया मिलता है कि हमको किसको वोट देना है, किसका पक्ष भारी लग रहा है, ठीक है। और अब बताइए डिबेट के बाद ये लोग विनर भी बताते हैं कि किसकी डिबेट के अंदर किसका भाषण सबसे धांसू था। तो विनर कैसे अब डिसाइड करेंगे? अगर मान लीजिए कि आपने विनर चूज़ करने के लिए किसी एक टीम को बुला लिया, तो उस टीम का अगर कोई प्रमुख ये व्यक्ति मेंबर वो मान लीजिए रिपब्लिकन पार्टी का था, तो हमेशा यही कहेगा कि रिपब्लिकन पार्टी अच्छा कर रही है। तो इसीलिए अमेरिका के अंदर बहुत सारी टीम है जो कि अपने अपने दावे देती है कि अमेरिका का जो अभी डिबेट हुआ है वो कौन जीता है, किसका पक्ष भारी था। तो देखिए वो जो विनर टीम होती है ना, वो डिबेट के पहले 100 से 150 आदमी से बात करती है। पत्रकार जाके पर्सनली कुछ लोगों से बात करते हैं और उनकी राय लेते हैं कि आपके हिसाब से कौन लगता है, कौन किसका पक्ष भारी है। और वो लोग डिबेट के बाद भी उन्हीं व्यक्ति से जाकर के वापस पूछते हैं। तो इस प्रकार से लोगों की जानकारी लेकर के लोग कैसा फील कर रहे हैं उसी के हिसाब से वो टीमें अपना निर्णय लेती हैं, ठीक है। यहाँ तक हो गया हमारा चुनाव प्रचार। देखिए यूएस के अंदर ना चुनाव के लिए अमेरिका के सारे राज्यों को 3 कलर के अंदर बांट दिया गया है।
पहला है रेड, दूसरा है ब्लू, तीसरा है पर्पल। तो जो रेड कलर के स्टेट होते हैं, बहुत सारे स्टेट है रेड कलर के, उस रेड कलर के जो स्टेट होते हैं वो होते हैं रिपब्लिकन पार्टी के। मतलब रिपब्लिकन पार्टी के नाम के नहीं होते, वो रिपब्लिकन पार्टी की ज़मीन नहीं है, वो रिपब्लिकन पार्टी को जहाँ से सबसे ज़्यादा मतदान मिलता है, जहाँ पे हर मतलब उस राज्य में हमेशा रिपब्लिकन पार्टी ही आती है, उस हिस्से को हम रेड कलर से कर देते हैं, मतलब रेड कलर के सूची के अंदर डालते हैं, रेड कलर में क्लासीफाई कर लेते हैं। और अगर एग्जांपल देखा जाए तो टेक्सास एक बहुत अच्छा एग्जांपल है रेड कलर में आने वाले राज्यों का। और अगर ब्लू कलर देखा जाए तो जितने भी राज्य हैं जिसके अंदर सर्वाधिक मतदाता डेमोक्रेटिक पार्टी को वोट करते हैं, वो जो राज्य होते हैं उनको हम ब्लू कलर की श्रेणी में रखते हैं। न्यूयॉर्क और कैलिफोर्निया ये दो मेजर स्टेट्स हैं जो कि ब्लू कलर के अंदर आते हैं। और पर्पल कलर देखिए, पर्पल कलर ना ही ब्लू कलर के अंदर आते हैं ना ही रेड कलर के अंदर। पर्पल कलर के अंदर वो जनता आती है जो या तो रिपब्लिकन को भी वोट देती है या तो डेमोक्रेटिक को भी वोट देती है। और इसी एरिया को हम स्विंग स्टेट या बैटल ग्राउंड स्टेट भी कहते हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। तो देखिए, जो रिपब्लिकन पार्टी है ये कभी ब्लू कलर के एरिया के अंदर प्रचार करने जाते ही नहीं है, क्योंकि रिपब्लिकन पार्टी को मालूम है कि अगर आप डेमोक्रेटिक के हिस्से के अंदर जाके अपना प्रचार करेंगे तो आप कितना भी कर लीजिए, कितना भी वहाँ पे काम कर लीजिए, डेमोक्रेटिक पार्टी के लोग आपको वोट नहीं करने वाले हैं। तो रिपब्लिकन वाले ब्लू वाले एरिया के अंदर जाते नहीं हैं। उसी प्रकार से हम डेमोक्रेटिक वाले रेड एरिया में नहीं जाते, क्योंकि उनको मालूम है उनको वोट नहीं मिलेंगे। और अगर आप देखें तो दोनों पार्टी सबसे ज़्यादा वो जान लगाती है प्रेसिडेंशियल डिबेट के अंदर और पर्पल कलर के स्टेट के अंदर, क्योंकि इस स्टेट के अंदर दोनों पार्टी को लगभग इक्वल वोट मिलते हैं। यहाँ तक हो गया हमारा चुनाव प्रचार। अगली वीडियो के अंदर हम लोग समझेंगे इलेक्शन डे क्या होता है, और इलेक्शन डे के बाद से जितने भी चीज़ें होते हैं वो हम लोग अगली वीडियो के अंदर समझेंगे। इस वीडियो के अंदर अगर आपको कोई भी डाउट होगा तो आप कमेंट कीजिएगा, मैं आपके डाउट सॉल्व कर दूंगा। तब तक के लिए जय हिंद।